डिज़ाइन और स्ट्रक्चर की क्लास में हम बोल्टेड बोल्ट जॉइंट्स को पढ़ रहे थे। इसमें हमने जॉइंट्स की शेयर स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं रप्चर को हमने देख लिया था। उसका हम क्विक रिकैप करते हैं। जैसे हमारी शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट फाइंड करनी है। डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट क्या होती है? वी एन एस बी अपॉन गामा एम बी। यहाँ पे गामा एम बी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट होता है जो कि 1.25 होता है, राइट। वी एन एस बी जो होता है वो नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट होती है। उसकी वैल्यू जो होती है वो एफ यू बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 ब्रैकेट में एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। एन एन और एन एस क्या होता है वो हमने देखा था, नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विथ थ्रेड इंटरसेप्टिंग। मतलब जैसे हमारा ये बोल्टेड कनेक्शन है, इस बोल्टेड कनेक्शंस में यहाँ पे ये थ्रेडेड पोर्शन है, राइट। इस थ्रेड पोर्शन में कितने शेयर प्लेन इंटरसेप्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे ये एक ही शेयर प्लेन इंटरसेप्ट कर रहा है, इसलिए एन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। ओके। और एन एस की वैल्यू होती है एन एस की वैल्यू होती है विदाउट थ्रेड इंटरसेप्टिंग शेयर प्लेन्स। विदाउट थ्रेड इंटरसेप्टिंग शेयर प्लेन्स कितने हैं हमारे? शेयर प्लेन्स यहाँ पे फेल हो सकता है और दूसरा कहाँ पे? इस जगह पे, इस शैंक के इस पोर्शन में ये फेल करेगा। तो यहाँ पे एन एस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। जब इन दोनों को लेंगे तब हमारे पास ए एस बी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? पाई बाई 4 इंटू बी स्क्वायर। ओके। और जब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तब ए एन एस बी की एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.78 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 इंटू बी स्क्वायर, राइट। इन सारे वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे जिससे हमारे पास नॉमिनल शेयर कैपेसिटी आएगी। उसको जब हम गामा एम बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। इसके साथ ही हमारे कुछ रिडक्शन फैक्टर होते थे। अगर हमारा जॉइंट लॉन्ग है, लॉन्ग जॉइंट क्या होता है कि जब बोल्ट के जो एंड बोल्ट्स के बीच की जो लेंथ है वो 5D 15D से ज़्यादा है, 15D। और यहाँ पे डी क्या है? नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। ओके। तो हम एक रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये कोड में भी दे रखी होती है 1.075 माइनस 0.005 एल जे ओपन डी। ओके। इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको हमारी डिज़ाइन शेयर कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरा रिडक्शन फैक्टर होता है ग्रिप लेंथ। अगर ग्रिप लेंथ जो होती है वो लार्ज है, ग्रिप लेंथ क्या होती है? बोल्ट के हेड से उसके शैंक के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट्स जो कनेक्टेड है, ये हमारी ग्रिप लेंथ होती है। ओके। इस ग्रिप लेंथ, यह ग्रिप लेंथ अगर 5D से ज़्यादा है, मतलब 5D से ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे भी एक रिडक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड रिडक्शन फैक्टर हमारा था पैकिंग प्लेट के लिए। जब बट कनेक्शंस में वेरियस डिफरेंट थिकनेस ऑफ प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं, मतलब एक प्लेट की थिकनेस ये है कुछ T1 और दूसरी थिनर प्लेट है जिसकी थिकनेस T2 मान ली। ओके। इनको कनेक्ट करने के लिए हम कवर प्लेट प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे, राइट। तो हमने देखा है कि इस तरह से कनेक्शन प्रोवाइड कराने पे क्या कि यहाँ पे ये लूज हो सकता है। अगर इसकी जो ये जो थिकनेस है ये अगर 6 mm से कम है तो हमें पैकिंग प्लेट प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है और हमें रिडक्शन फैक्टर की भी आवश्यकता नहीं है। पर अगर ये जो थिकनेस है ये 6 mm से ज़्यादा है तो हमें फिलर मटेरियल प्रोवाइड कराना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें रिडक्शन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ का जो रिडक्शन फैक्टर होता है उसे बीटा पी के जी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 0.0125 टी पी के जी। इसकी वैल्यू किस में होती है? mm में। ओके। इन तीनों रिडक्शन फैक्टर्स अगर हो तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उससे हमारी शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट आ जाएगी, जिसे हम कहेंगे एफ यू बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 गामा एम बी ए एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी इंटू बीटा पी के जी एल जे एन एल जी, राइट। इससे हमारी डिज़ाइन कैपेसिटी आ जाएगी। एफ यू बी हमारे पास जो क्लास ऑफ बोल्ट होगा उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्लास 4.4 है तो उसके लिए एफ यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 100। ओके। इंटू 100, ये हमारी मिनिमम एफ यू बी हो जाएगी, मिनिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट। इससे हम किसी भी बोल्ट की शेयर कैपेसिटी फाइंड आउट करते थे। फिर हमने देखा था कि बियरिंग कैपेसिटी के लिए हमारे पास रिलेशन होता है 2.5 के बी डी इंटू टी
और एफ यू डिवाइडेड बाई गामा एम बी। यहाँ पे एफ यू बी नहीं है, एफ यू है मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ओके, और शेयर कैपेसिटी में यहाँ पे जो था वो क्या था, एफ यू बी था। ओके, तो ये बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो इसमें के बी की जो वैल्यू होती है वो हम फाइंड आउट करते हैं इन चार रिलेशंस में। जो मिनिमम वैल्यू होगी कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू। जो भी मिनिमम वैल्यू होगी ई डिवाइडेड बाई 3 डी डाई ऑफ फोर डी एच या बोलो या फिर डी नॉट बोलो। फिर होता था पी डिवाइडेड बाई 3 डी माइनस 0.25 एफ यू बी डिवाइडेड बाई एफ यू और 1। इन तीनों वैल्यू को सॉल्व करके हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू जो भी आती है वो हमारी के बी की वैल्यू रहेगी। यहाँ पे डी जो होता है वो नॉमिनल डाया होता है, डी एच जो है वो डाया ऑफ होल है, टी जो है वो थिकनेस ऑफ द कनेक्टेड प्लेट एक्सपीरियंसिंग वेरिंग स्ट्रेसेस इन सेम डायरेक्शंस। जैसे हमने देखा था इस डायग्राम में देखो, तो यहाँ पे अगर इसकी वेरिंग स्ट्रेंथ निकालें तो हमारी टी थिकनेस कितनी होगी, फर्स्ट प्लेट की अगर टी वन थिकनेस है, अगर इसकी थिकनेस टी वन है, इस वाली प्लेट की थिकनेस टी टू है, इसकी थिकनेस टी थ्री है और इसकी थिकनेस टी फोर है, राइट। तो सेम डायरेक्शन लोड कहाँ लग रहा है, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी टू प्लस टी फोर। ओके, एक टी की वैल्यू आएगी टी टू प्लस टी फोर, राइट। दूसरी टी की वैल्यू क्या आएगी, टी वन प्लस टी थ्री। इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम बेयरिंग स्ट्रेस निकालेंगे, क्योंकि वही मिनिमम रहेगा। मिनिमम की अगर मिनिमम पे फेल हो रहा है तो मैक्सिमम पे तो ऑब्वियसली फेल होगा, इसलिए इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू रहेगी टी वन प्लस टी थ्री और टी टू प्लस टी फोर में, उसको हम कंसिडर करेंगे टी थिकनेस के बराबर। ओके, इससे हमारी टी थिकनेस आ जाएगी, इस टी थिकनेस को हम बी इंटू टी यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो ये हमारी टी थिकनेस हो जाएगी, द सम ऑफ थिकनेस ऑफ द कनेक्टेड प्लेट एक्सपीरियंसिंग बियरिंग स्ट्रेस इन सेम डायरेक्शंस। इससे हमारी टी थिकनेस आएगी, सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। बोल्ट वैल्यू जो होती है पर्टिकुलर बोल्ट की कितनी स्ट्रेंथ है वो शो करती है, वो क्या होती है, मिनिमम ऑफ डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी और डिजाइन शेयरिंग कैपेसिटी। ओके, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी बोल्ट वैल्यू हो जाएगी। फिर किसी भी जॉइंट पे पी यू लोड लग रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने डी डाया का बोल्ट प्रोवाइड करा है, जिसकी बोल्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो हमें कितने नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे इस पी यू लोड को बियर करने के लिए और इस पी यू लोड को रजिस्ट करने के लिए। तो नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, पी यू डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू। एक बोल्ट की कितनी स्ट्रेंथ है और टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेस कितना लग रहा है उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ बोल्ट्स प्रोवाइड करा देंगे। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना हो इन रप्चर तो कितनी होती है, टी डी एन इक्वल्स टू 0.9 ए एन एफ यू डिवाइडेड बाई गामा एम वन। गामा एम वन प्लेट की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 होती है, राइट। एफ यू जो होता है वो क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ओके, ए एन होता है वो हमारा नेट एरिया होता है। इस नेट एरिया को फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, बी माइनस एन डी एच प्लस सिग्मा पी आई का होल पी आई स्क्वायर डिवाइडेड 4 जी आई इंटू टी, राइट। यहाँ पे पी क्या है, दो एडजेसेंट बोल्ट की जो पिच डिस्टेंस होती है वो, और गॉस डिस्टेंस इसकी जो एडजेसेंट बोल्ट की गॉस डिस्टेंस जो होती है। ये फैक्टर कब आता है, जब हमारा कनेक्शन कैसा है, स्टेगर्ड है, राइट। मतलब इस तरह का डायमंड या स्टेगर्ड कनेक्शन है तो वहाँ पे जो फेलियर प्लेन है वो जिगजैग हो सकता है। जब जैसे भी जिगजैग होगा कुछ इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस होती है इस बोल्ट से ये पिच डिस्टेंस हो जाएगी, ये इन दोनों बोल्ट की एडजेसेंट गॉस डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे हमारे वन बोल्ट है, ये सेकंड बोल्ट है और यहाँ पे थर्ड बोल्ट है, राइट। तो ये G1 हो जाएगी और ये P1 हो जाएगी, और इन दोनों बोल्ट की ये जो डिस्टेंस है ये हमारे P2 हो जाएगी, और ये जो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम गॉस डिस्टेंस J2 के कहते हैं।
ओके, इस तरह से हम इस पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे। एन नंबर ऑफ बोल्ट उस प्लेन में कितने हैं, डी डाया ऑफ होल हम डिडक्ट करेंगे, और बी है वो थिकनेस ऑफ विड्थ ऑफ प्लेट है। ओके, और टी जो है वो इस प्लेट की थिकनेस है। राइट, इस तरह से हमारे पास नेट इफेक्टिव एरिया आ जाएगा। तो टेंशन फोर्स जो होगा वो रेजिस्ट करेगा। अब वो कौन सा एरिया है जहाँ पे वो प्लेट फेल करती है वो हमें पता नहीं होता है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड लेते हैं। माना कि अगर वो प्लेट है वो इस सेक्शन पे फेल करे, मतलब प्लेट है वो इस सेक्शन पे फेल करे, वो प्लेट है वो इस सेक्शन के अलोंग भी फेल कर सकती है, वो प्लेट है वो यहाँ पे भी फेल कर सकती है। तो ऐसे हम अलग अलग सेक्शंस को कंसिडर करेंगे। माना कि अगर वो सेक्शन 1-1 पे फेल करती है, अगर वो सेक्शन 1-1 पे फेल करती है तो हमारे पास नेट इफेक्टिव एरिया कितना आएगा, बी माइनस डाया ऑफ होल, एक ही डाया माइनस करेंगे क्योंकि एक ही डाया इस इंटरसेप्टिंग प्लेन पे आ रहा है। ओके, इंटू टी थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो टू सेक्शन 2-2 पे फेल करती है, 2-2 कैसा है, हमारा जिगजैग पैटर्न बना है इस तरह से, तो हमें पी स्क्वायर अपन 4g वाली टर्म को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो वो कैसे आएगी, यहाँ पे डाया ऑफ कितने बोल्ट आ रहे हैं हमारे, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, बी माइनस 3 डी एच, ये 2 गलत लिखा है, 3 डी एच प्लस पी स्क्वायर अपन 4g प्लस पी स्क्वायर अपन 4g। हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि गॉस डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस हर बोल्ट की क्या है, सेम है। अगर वो अलग अलग है तो P1 स्क्वायर अपन 4g1 प्लस P2 स्क्वायर अपन 4g2 आएगा। राइट, देन इसकी थिकनेस से हम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नेट इफेक्टिव एरिया जो टेंसल फोर्स दैट सेक्शन 2-2 बियर करेगा वो आएगा। राइट, देन अगर हमने सेक्शन 3-3 लिया जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, अगर हमने सेक्शन 3-3 पे हमारा अगर ये जॉइंट फेल हो रहा है टेंशन में, तो उसके लिए नेट इफेक्टिव एरिया कितना आएगा, ए एन इक्वल टू बी माइनस नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं, 1, 2 और 3, तो 3 डी एच। राइट, 3 डी एच इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। अब यहाँ पे पी स्क्वायर अपन 4g वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कोई जिगजैग पैटर्न नहीं है। फेलियर प्लेन कैसा है हमारा, स्ट्रेट है ना। पी स्क्वायर अपन 4g वाली टर्म तभी आएगी जब हमारा फेलियर प्लेन हम अज्यूम करते हैं कि कैसा जिगजैग पैटर्न शो करता हो। यहाँ पे तीनों बोल्ट इस प्लेन में इस तरह से फेल करे, पहला बोल्ट यहाँ पे है, दूसरा बोल्ट यहाँ पे है, और तीसरा बोल्ट हमारा कुछ यहाँ पे है। राइट, और ये हमारी टोटल विड्थ है डी। इस विड्थ में स्ट्रेस जो टेंसाइल स्ट्रेस बियर करेंगे वो कौन करेगा, ये वाला पोर्शन करेगा, ये वाला पोर्शन करेगा, और ये वाला पोर्शन करेगा। इसमें जो डायाफोल है वो हम डिडक्ट करेंगे, इसलिए हम -3 डी एच कर रहे हैं। राइट, तो इससे हमारा थर्ड सेक्शन पे इफेक्टिव एरिया आएगा। जिस सेक्शन पे सबसे कम इफेक्टिव एरिया आएगा वही हमारा क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा, और उसी क्रिटिकल सेक्शन को यूज करके हम डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ एट रप्चर ऑफ प्लेट निकालेंगे। ठीक है ना। और 0.9 इंटू ए एन की वैल्यू हमने क्रिटिकल सेक्शन पे फाइंड आउट कर ली है। पी यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, गामा M1 की वैल्यू फिक्स होती है 1.25। ओके, इसके हिसाब से हम डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो ये यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। फिर आज हम देखेंगे कि ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है। तो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ होता है यील्डिंग एंड रप्चर। यील्ड और रप्चर क्या होता है वो हमने स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व में देखा था। राइट, स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व में हमने देखा था कोई भी एलिमेंट होता है उस पर टेंसाइल फोर्स लगता है तो वो सबसे पहले क्या है, इलास्टिक स्ट्रेन को अचीव करेगा, देन यील्ड करेगा, फिर वो प्लास्टिकली फेल होगा, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग का जोन आएगा और फिर वो रप्चर कर जाएगा। यील्डिंग में हमारी जो वैल्यू होती है वो यहाँ तक होती है, मतलब इसमें लार्ज डिफॉर्मेशन आ जाएंगे। स्ट्रक्चर यील्ड कर रहा है मतलब वो इस स्ट्रेंथ को अचीव कर रहा है, फिर हल्का सा भी लोड इंक्रीज करेंगे जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएंगे, ये हम अज्यूम करते हैं। राइट, यील्डिंग का मतलब होता है कि वो इलोंगेट हो रहा है अननेसेसरी या प्लास्टिकली इलोंगेट हो रहा है। रप्चर का मतलब होता है कि वहाँ पे वो क्या है कि अगर एफ यू वैल्यू को वो अचीव कर लेता है तो उसके बाद अगर उसमें हल्का सा भी लोड इंक्रीज करेंगे तो वो क्या है कि वहाँ से ब्रेक डाउन ही हो जाएगा। तो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ में हम एक जगह पे यील्ड और रप्चर दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके उस जॉइंट को फेल कराते हैं। राइट, तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। द ब्लॉक शेयर फेलियर ऑफ अ प्लेट अकर्स अलोंग द पाथ इन्वॉल्विंग टेंशन ऑन वन प्लेन एंड shear ऑन परपेंडिकुलर प्लेन अलोंग द फास्टनर। जैसे कि हमारा एक कोई जॉइंट दे रखा है, राइट,
ये हमारा जॉइंट दे रखा है, इस ये दोनों प्लेट जो है वो लैप कनेक्शंस में कनेक्टेड है, मतलब कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा पी फोर्स लग रहा है और इस तरफ भी पी फोर्स लग रहा है और 2 बोल्ट लाइन कुछ इस तरह से दे रखी है, राइट। इन दोनों बोल्टेड कनेक्शन के कारण माना कि ये जो जॉइंट है वो फेल कर रहा है, तो फेल कैसे करेगा, ये प्लेट यहाँ से ही अलग हो जाएगी। ओके, ये प्लेट कैसे अलग होगी, जब इस सेक्शन पे हम देखें, इस सेक्शन पे क्या टेंसाइल फोर्स लग रहा है, राइट। ये प्लेट इस प्लेट से टेंसाइल फोर्स में अलग हो रही है, और ये जो प्लेन है ये किस में फेल होगा, शेयर में, मतलब यहाँ पे शेयर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और नीचे शेयर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये शेयर फेलियर इस डायरेक्शन में हो रहा है और यहाँ पे ये टेंसाइल में अलग हो रही है। तो जैसे ही हमारा जॉइंट कुछ इस तरह से है, तो जब ये रप्चर में फेल होगा तो यहाँ टेंसाइल फोर्स इस डायरेक्शन में और यहाँ पे टेंसाइल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ब्लॉक शेयर में पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ से ये अलग हो रहा है, राइट। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक अलग हो रहा था, यहाँ पे कौन सा फेलियर हो रहा है, शेयर फेलियर। यहाँ पे भी कैसा फेलियर हो रहा है, शेयर फेलियर। और यहाँ से ये क्या टेंशन में फेल हो रहा है, मतलब इस तरह से अलग हो रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन अलग हो रहा है, मतलब यहाँ पे टेंशन फेलियर होगा। ठीक है, तो इसने ब्लॉक शेयर में कॉम्बिनेशन लिया है, जैसे कि हमारी ये बोल्ट का प्लेन है, इस प्लेन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लगने के कारण शेयर प्लेन बनेगा, नीचे भी इस तरह से यहाँ पे शेयर प्लेन बनेगा, राइट। और नॉर्मल डायरेक्शन में ये टेंशन में फेल करेगा, ठीक है ना। तो इसने फर्स्ट केस अज्यूम किया कि टेंशन में क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है, मतलब टेंशन में तो वो ब्रेक डाउन ही हो रहा है, और शेयर में वो कंटिन्यूअस यील्ड कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये अन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे तो ये जुड़ा हुआ तो है, प्लास्टिकली ये डिफॉर्म कर रहा है, और यहाँ से तो यह ब्रेक डाउन ही हो चुका है। तो एक केस हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। दूसरा केस क्या है कि शेयर में ये क्या कर रहा है, रप्चर कर रहा है, और प्लास्टिक में क्या है कि इलोंगेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये यील्ड कर रहा है। दूसरा केस ये मान के चलते हैं, राइट। दूसरा केस ये है कि मतलब यहाँ पे ये कनेक्टेड तो है, यहाँ पे ये कनेक्टेड तो है, पर ये क्या है कि यील्ड कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये इलोंगेट होगा जस्ट, पर इन दोनों प्लेन पे ये रप्चर में फेल हो गया और यहाँ पे ये फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। ओके, तो ये कुछ इस तरह का शेप बनेगा। तो इन दोनों केसेस में से हम ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ होगी। ये फॉर्मूला या तो याद करो या फिर कोड में हमें दे रखे हैं। याद करने का भी सिंपल सा पैटर्न है इसका। इसमें जो ये ए वी जी है, वी क्या रिप्रेजेंट करता है, शेयर को, जी क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रॉस एरिया को, एफ वाई यील्ड की को रिप्रेजेंट करता है। जब भी एफ वाई होगा तो हमारे गामा एम जीरो की वैल्यू होगी, राइट। और जब रप्चर करेगा तो गामा एम वन की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। गामा एम जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1.1, और गामा एम वन की वैल्यू होती है 1.25। आप भी अज्यूम समझ सकते हो कि जब हमारा यील्ड कर रहा है तो हमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या चाहिए, कम चाहिए, और वो अल्टीमेट लोड तक जा रहा था, हमें मतलब कुछ ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग का जो रीजन होता है वो हमने पहले ही आपको बताया था कि स्ट्रेन हार्डनिंग के रीजन में हमें ये पता नहीं रहता है कि वो अल्टीमेट वैल्यू कहाँ तक जाएगी, उसमें कितना और कैसा पार्टिकल का रीअरेंजमेंट मोलिकुलर लेवल पे होता है, राइट। इसलिए हम जब भी अल्टीमेट लोड को कंसीडर करेंगे तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी उसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा लेंगे, और जब भी हम यील्ड को कंसीडर करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी वहाँ पे हम ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा यील्ड मान रहे हैं, तो यील्ड के लिए शेयर यील्ड हो रहा है, तो शेयर में ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा, इस प्लेन का जो एरिया है, राइट। तो ये शेयर का एरिया आ जाएगा, पर ऐसे प्लेन कितने हैं हमारे पास, 2 प्लेन है, तो ट्वाइस हो जाएगा। इस प्लेन का एरिया हो जाएगा, मतलब ये टी थिकनेस, और ग्रॉस एरिया ले रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे इसको माइनस नहीं करेंगे, डाया ऑफ होल को माइनस नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये थिकनेस, ये एक्स हो जाएगा, मतलब टी इंटू एक्स, तो हमारा ए वी जी आ जाएगा, राइट। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की एक्स है तो ये वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पिच डिस्टेंस हो जाएगी, राइट। ये पिच डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, एंड डिस्टेंस होगी, ओके। ये हमारी क्या होगी, गोज डिस्टेंस होगी, ये कितनी है, डाया ऑफ होल है, राइट। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। पी प्लस जी प्लस हाफ डाया ऑफ होल इंटू टी थिकनेस,
ओके, इस तरह से हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे ये y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कितनी हो जाएगी, गॉज डिस्टेंस प्लस हाफ डाया यहाँ पे ऐड करेंगे और हाफ डाया यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस एरिया आ जाएगा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट फैक्टर है 0.9 FU इंटू ATN, टेंशन में नेट एरिया। टेंशन में कैसा हो रहा है, रप्चर हो रहा है, तो रप्चर में हम कैसा एरिया कंसिडर करके चलेंगे, ब्रेक डाउन हो रहा है तो नेट एरिया कंसिडर करके चलेंगे। नेट एरिया जब भी कंसिडर करेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल थिकनेस जो है, विड्थ जो है, उसमें जो भी डाया ऑफ होल आ रहा है उसको माइनस करेंगे। तो हमारा टेंशन में डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, राइट। यहाँ पे ये होल है और यहाँ पे भी एक होल है और यहाँ पे ये रप्चर कर रहा है, तो इस तरह का ये कुछ शेप बनेगा, राइट। इस तरह से। अब गॉस डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर टू सेंटर होती है, यहाँ से लेके इस सेंटर बोल्ट तक, ये हमारी गॉस डिस्टेंस होगी। इस प्लेट की थिकनेस हमने कितनी टी मान ली, ये थिकनेस कितनी है हमारी, टी अज्यूम कर ली, टी है, ठीक है। तो नेट एरिया कितना हो जाएगा इसका, जी माइनस, यहाँ पे ये हाफ डाया माइनस करेंगे क्योंकि जो टेंशन में जो नेट एरिया होगा कितना होगा, वो यही होगा। ओके, क्योंकि एक्चुअली लोड तो यही बियर करेगा और फेल होगा, तो इतना एरिया निकालने के लिए जी माइनस हाफ डाया यहाँ पे माइनस करेंगे और हाफ डाया यहाँ पे माइनस करेंगे, तो टोटल कितना, जी माइनस डी एच, डाया फोल माइनस किया और उसको टी थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा नेट टेंसाइल एरिया ATN की वैल्यू आ जाएगी, राइट। फिर इनमें से वो वैल्यू पुट करेंगे और हम ब्लॉक शेयर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर दूसरा केस हम अज्यूम करते हैं कि हमारा यहाँ पे शेयर क्या कर रहा था, यील्ड कर रहा था, और टेंशन क्या कर रहा था, रप्चर कर रहा था। अब हम करते हैं कि शेयर में रप्चर कर रहे हैं, मतलब शेयर में तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं और टेंशन में उसको यील्ड करा रहे हैं। ओके, जब इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो स्ट्रक्चर होगा उसका फॉर्मूला भी कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे। जब यील्ड करेंगे, रप्चर होगा, तो वहाँ पे अल्टीमेट वैल्यू के साथ 0.9 का फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। शेयर है तो √3 तो आएगा ही, गामा M0 की जगह अब गामा M1 आएगा। यहाँ पे एवरेज ग्रोस एरिया की जगह नेट एरिया आ जाएगा, नेट एरिया मतलब डाया ऑफ होल को माइनस करेंगे, FU मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट लेंगे, और जब टेंशन में यील्ड कर रहा है तो उसका मतलब Fy इंटू ATG अपन गामा M1। अब यहाँ पे ग्रॉस एरिया आ रहा है तो यहाँ पे जो डाया ऑफ होल डिडक्ट कर रहे थे वो नहीं करेंगे, राइट। इस तरह से हमारे इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगी। ओके, ठीक है गाइस, यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, अगले क्लास में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।